है कौन विप्र ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। ठमठेक ठोकता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की यह कविता हमें बताती है कि कोई भी काम धरती पे असंभव नहीं है। अगर हम अपने तहे दिल से प्रयास करें, शिद्दत से प्रयास करें, तो हम पत्थर को भी पानी बना सकते हैं। तो ये कौन सी बहुत बड़ी बात है कि बोर्ड में आप चाहते हैं कि 95% मार्क्स अचीव हो। यानी जब हम पत्थर को पानी बना सकते हैं तो ये बहुत छोटा सा टास्क है कि भैया हम कैसे करें, कैसे प्राप्त करें 95% नंबर अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो यही वो सही समय है। क्योंकि आपने सुना होगा कि कभी कभी जब समय चला भी जाता है, सुना होगा छोटे मोटे गांव में कहावत सुना होगा आपने कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी हर समय हर काम का एक सही समय होता है। सही समय आ गया है अब कि अगर आप सही में सोच रहे हैं कि आपको 95% या उससे एबव मार्क्स लाने हैं, तो एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, समझने का प्रयास करिए कि आखिर में वो कौन कौन से तरीके हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ ऐसी होती हैं कि हम में लगन तो होता है, हम में शिद्दत होता है, हम में जिद होता है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने की वजह से कभी कभी हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। इसी गाइडेंस के लिए फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग बताएंगे कि आप क्या क्या चीज़ें अपने जीवन में अगर लागू करें तो आप 95% या उससे एबव मार्क्स ला सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कि आखिर में हमें जो बचे हुए टाइम ड्यूरेशन है, जब भी हमारा एग्जामिनेशन है, तो जितने दिन हमारे पास बचे हैं, अगर हम किन किन बातों पे ध्यान दें, कौन कौन सी चीज़ें अपने दिनचर्या में लाएं ताकि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। तो हमारा टारगेट यही है। तो पहला टारगेट क्या है, पहले हम क्या बताना चाहेंगे आपसे। जो सबसे पहली बात होती है आपके किसी भी तैयारी में या कुछ भी तैयार कर रहे हो, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गया, तो सबसे पहला आपका टारगेट होता है क्या करें, कैसे करें। आप बैठ के सोच रहे होते हो, लेकिन आप एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बहुत पते की बात समझ लीजिए। एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि मन के हारे हार है। अगर इंसान खुद से ही हार मान ले तो डेफिनेटली उसे कोई जिता नहीं सकता, और इंसान में जीत की अगर शिद्दत हो तो उसे कोई हरा नहीं सकता। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो कैसे जीते, क्या करें। मान लीजिए कि अगर एक छोटा सा मैथमेटिकल, चूंकि मैं तो आपको बायो पढ़ाता हूं लेकिन फिर भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बताऊं, जिसमें अगर एक पे स्क्वायर करें 365 डे का, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। यानी आप जो हो, आप वैसे ही रहना चाहते हो हर स्टेट में, तो 365 दिन बाद भी आप वही रहोगे। लेकिन आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में 0.1% का भी आप परिवर्तन करते हैं, यही 365 दिन में इसकी वैल्यू हो जाएगी 37.8। यानी जहां आप आज एग्जिस्ट कर रहे हो, अगर उसमें थोड़ा थोड़ा 0.1% भी इंप्रूवमेंट स्टार्ट करोगे कि नहीं भैया हमें अपने जिंदगी से कुछ अच्छा करना है। कितना अच्छा करना है, तो 0.1%। यानी आज मैं जो हूं उससे 0.1% बेहतर कल रहूंगा। अगर ऐसा भी अप्रोच आप अपने जिंदगी में लगाते हैं, अपने पढ़ाई में लगाते हैं, तो आप देखिएगा कि 365वें दिन बाद आप 37.8 गुना बेहतर होंगे जितना आज एग्जिस्ट करते थे। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको सेल्फ कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। हमें कंपटीशन खुद से करना है भाई। हमें लड़ाई खुद से जीतनी है। पहले हमें किसी और को नहीं देखना है। अगर हमें 95% अचीव करना है तो पहले मुझे इवेल्युएट करना पड़ेगा कि भैया मैं आज कहाँ हूं, मैं आज कितना पा रहा हूं। 30% पा रहा हूं, 45% पा रहा हूं, 50% पा रहा हूं, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आज से मैं अपने में सुधार करूंगा। एक छोटा छोटा लक्ष्य डिसाइड करिए कि भैया इस हफ्ते में मैं ये काम कर लूंगा, इस हफ्ते में मैं ये टॉपिक पढ़ लूंगा, इस हफ्ते में मुझे इतना कवर करना है। एक छोटा छोटा लक्ष्य दीजिए। देखिएगा छोटा लक्ष्य देने से होता क्या है, जब भी घरों में सीढ़ियां बनाई जाती हैं तो सीढ़ियां छत पे चढ़ने के लिए होती हैं, सीढ़ियां छत पे चढ़ने के लिए होती है और ऐसे स्टेप्स बनाई जाती हैं। यानी हर ऊंचाई पे पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियों का सहारा चाहिए, और ये सीढ़ियां बताती हैं आपसे कि कभी भी ऊंचाई पे ऐसे नहीं जा सकते।
यानी ये जो छोटे छोटे स्टेप्स बने हुए हैं वो आपके पर डे की एक्टिविटी है। खुद में एक लक्ष्य सेट करिए, दिन का सेट करिए, हफ्ते का सेट करिए, महीने का सेट करिए। उससे क्या होता है, हमने लक्ष्य सेट किया, अगर एक टारगेट सेट किया है और उस टारगेट को जब हम अचीव करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक टारगेट बनाया कि भैया इस हफ्ते में मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है और अच्छे से कंप्लीट करना है, और वो कंप्लीट जब हो जाता है तो दिल में अथाह खुशी मिलती है। और हर मेहनत जो होता है उसका अगर कुछ ना कुछ मिलता है फल, तो इंसान खुश जरूर होता है भाई। ठीक है, तो आप छोटे छोटे टारगेट जरूर बनाइए। तो छोटे छोटे टारगेट बना के देखेंगे तो देखेंगे कि आज मान लीजिए मैं बहुत कम लेता हूं कि आज आप 40% नंबर पे हैं। आप एक टारगेट सेट करो कि इस हफ्ते मुझे इतना पढ़ना है, उसके बाद टेस्ट देना है। देखिएगा 40 से 42 होगा, धीरे धीरे यही 42, 45, 60, 65, 70 ऐसे ऐसे इंप्रूव करेगा। लेकिन केवल बैठ के सोचिएगा कि यार मैं 40% पे हूं, 95 पे कैसे जाऊं। ये सोचने को तो दुनिया में सब कोई सोच रहा है, हम भी सोच रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन उसके लिए कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। और एक कदम यही आपके क्या है, सीढ़ियां। यही छोटे छोटे लक्ष्य जो है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इस लक्ष्य पे जरूर फोकस रहिए। आप एक छोटा छोटा टारगेट बनाइए और खुद को कंपटीशन में रखिए कि आज अगर आप 40% पे हैं तो इस हफ्ते के बाद जब टेस्ट देंगे आप तो कम से कम 45% पे होंगे। ये टारगेट आपका होना चाहिए और ये जिद होनी चाहिए टारगेट के साथ साथ कि नहीं भैया ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि हम पत्थर पिघला सकते हैं, नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जानते हैं हमें कि हमें फॉलो क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें हम करें जिससे कि हम थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। या सर ने बताया कि भैया मैनेजमेंट बताएंगे, क्या है मैनेजमेंट, किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना होगा जो लक्ष्य हमने बनाया उसका, कि लक्ष्य हम जो भी बना रहे हैं फ्लेक्सिबल हो। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए हमने बहुत बड़ा टाइम टेबल बना लिया कि मैं 18 घंटे पढ़ता हूं, मैं 20 घंटे पढ़ता हूं। ऐसा कुछ नहीं करना आपको। आपको टाइम टेबल बनाना है तो बस और बस सिलेबस के अकॉर्डिंगली बनाना है कि इस हफ्ते या इस दिन मुझे इतना पढ़ लेना है। कंटेंट का बनाना है, टाइम का नहीं बनाना है टाइम टेबल। एक लक्ष्य सेट करिए कि भैया इस हफ्ते में या इस दिन मैं ये पढ़ लूंगा, और वो पढ़ के ही उठना है आपको। तो लक्ष्य जरूर बनाएं। क्लियर, यानी लक्ष्य बन गया, चलिए कि हमें ये पढ़ना है। लक्ष्य के बाद आप क्या ध्यान रखेंगे, तो लक्ष्य के बाद ध्यान रखेंगे कि भैया पुस्तक कौन सी होनी चाहिए या नोट्स कैसे बनेगा। देखिए नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है किताब का पढ़ना। किताब पढ़ना चाहिए आपको। किताब पढ़ने से क्या होता है, आपका मानसिक विकास होता है। कभी कभी नोट्स में डायरेक्ट अगर नहीं पूछा जाता है तो सवाल किताब से ही बनते हैं। तो किताब कौन सा पढ़े, तो जो आपके सिलेबस की बुक है। अगर हम बात करें 12वीं बोर्ड के लिए तो आपका सिलेबस एनसीईआरटी बुक है। तो एनसीईआरटी बुक को थॉरली पढ़ें। जो भी जहां भी जिस प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ रहे हैं वहां से जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, आप थॉरली पढ़ने के बाद अगर कोई डाउट आता है तो पूछें। फिर भैया नोट्स कैसे बनाएं, तो बहुत सारे बच्चे नोट्स में वही बातें लिखने लगते हैं जो किताबों में लिखी हुई है। आपको दूसरी किताब नहीं बनानी है दोस्त, दूसरी एनसीईआरटी नहीं लिखनी है। आपको करना क्या है कि अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को बस लिखना है जो टीचर ने एक्स्ट्रा बताया है समझाने के पर्पज से, या आपको जो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि भैया एक बार में नहीं समझ में आया, हो सकता हो मुझे बार बार समझना पड़े। आप उसी पॉइंट्स का नोट्स बनाएं। आप पूरा एनसीईआरटी ना बना लें कि मैंने एक दूसरी एनसीईआरटी लिख दी। ठीक है, तो नोट्स बनाने का ये प्रॉपर तरीका होना चाहिए। और जो भी सिलेबस की आपकी बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, उसको थॉरली आपको पढ़ना होगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, जो भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे भैया क्या करना है। तो रिवीजन का कारगर तरीका, भैया रिवाइज कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता है। रिवीजन तो दूर की बात, कुछ बच्चे तो सिलेबस खत्म ही नहीं कर पाते, केवल भाग और दौड़ में। आज किसी ने बोला ये पढ़ लो, वो पढ़ लिया, कल किसी ने बोला वो पढ़ लो, वो पढ़ लिया। आपको अपने पे विश्वास रखना होगा। आपको एक कारगर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और कारगर टाइम टेबल टाइम वाला नहीं, शेड्यूल वाला, सिलेबस वाला, और जिसमें पूरा सिलेबस कवरेज दिखा रहा हो कि नहीं भैया इस हफ्ते तक ये सिलेबस या इतना पार्ट में कवर कर लूंगा अपने सिलेबस का। या एक टारगेट सेट करिए कि इस महीने तक मैं जाके कोर्स खत्म कर लूंगा अपने एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो टारगेट बनाइए। टारगेट बनाइएगा तो देखिएगा जब कोर्स खत्म कर लेंगे आप, तो उसमें से बहुत सारी चीजें हमारे पढ़ाई के दौरान ऐसी होती हैं कि जो हमें पहली बार में ही समझ में आ जाती है या हमें पहले से ही पता होती है। हमें रिवीजन बस उन्हीं चीजों का करना है जो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, तो इसे रिवीजन करने के कोई मतलब नहीं बनता। हमें रिवीजन करना कैसे, पहले तो ये समझ लीजिए। रिवीजन करते समय कभी भी कॉपी या किताब को अपने पास ना रखें,
क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की जो समस्या होती है वो क्या होती है, बोलते हैं हमेशा ही कि सर जब कॉपी होती है तब लगता है सब आ रहा है, और जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं लगता है सब भूल गया। तो बेटा ये तो होना ही था, क्योंकि कॉपी को तुमने दोस्त बना रखा था, दिमाग को दोस्त बनाया ही नहीं। अपने दिमाग पे विश्वास रखो, इसलिए रिवीजन के समय कॉपी बंद रखो। तभी कॉपी ओपन करो कि जब किसी पॉइंट पे आपको लगता है कि डाउट है तो देख लो, दिमाग उसे ग्रैस्प कर लेगा। लेकिन आपने जब साल भर कॉपी को दोस्त बनाए रखा तो दोस्त आपके साथ एग्जाम देने तो जाएगा नहीं। जो दोस्त जाना था उसको तो आपने साथ रखा नहीं, या उस पर आपने विश्वास किया नहीं। तो रिवीजन का तरीका आपका यह होना चाहिए कि जब भी कोई टॉपिक या कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो पहले सोचें कि आप उसके बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, जब सोचेंगे तो देखेंगे कि आपको आ रहा होगा, ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो यही तो आपका वीक पॉइंट है, इसी बात को तो आपको समझना है। यानी रिवीजन का प्लान ऐसा होना चाहिए कि आप कॉपी किताब बंद करें और दिमाग पे भरोसा करें, रिवाइज करें कि भैया इस चैप्टर में मुझे क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है, खुद मिल जाएगा। और सक्सेसफुल वही होता है जो ये जान लेता है कि उसे क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि जो नहीं आ रहा है उसी को आपको जानना है इन बचे हुए दिनों में। जो आता है उसको जान के, वो तो आता ही है हमें, वो तो हमारा ही है। ठीक है, तो रिवीजन का तरीका आपका ये होना चाहिए। फिर क्या बात करेंगे भैया, तो रेगुलर बेसिस पे अभ्यास सिंपल पर। क्या होता है कि हम जब कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ तो बहुत लेते हैं, जानकारियां भी बहुत सारी होती है, जानकारियां भी बहुत सारी होती हैं, तो टेस्ट पेपर्स देते रहिए। टेस्ट पेपर देने से बहुत सारी चीज़ों का अभ्यास होता है। जैसे किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे 3 घंटे में लिखने का। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आके बोलते हैं कि सर टाइम कम पड़ गया, लिख नहीं पाया, लास्ट समय आते आते क्या हुई, राइटिंग खराब हो गई, हाथ में दर्द स्टार्ट हो गया। ये तमाम चीज़ें जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, और ये सारी बातें जो है मिल के आपको मार्क्स दिलाती हैं। ठीक है, तो आप जब प्रॉपरली टेस्ट देते रहिएगा, ठीक उसी तरह से जैसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में होते हैं, एकदम 3 घंटे का स्टॉप वॉच लगा के अगर आप टेस्ट देते रहेंगे तो वही टेस्ट वाला इन्वायरमेंट जब आप देने जाएंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आपको फील नहीं होगा, आपको लगेगा कि आपने ऐसा टेस्ट पहले भी दिया है, तो आपको इस तरह की कोई समस्या या परेशानी नहीं आएगी। तो अभ्यास टेस्ट देते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि उस तरह का माहौल बनता है जिससे हम प्रीवियसली अवेयर होते हैं कि नहीं भैया एग्जाम ही तो है, इसको तो मैंने बहुत दिया है, दे लेंगे इसको भी। एक कॉन्फिडेंस रहता है, एक अलग से चमक रहती है चेहरे पे। फिर क्या देखें भैया, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, टाइम तो बहुत ही प्रीसियस चीज है। इस धरती पे सबसे ज्यादा किसी का अगर वैल्यू है तो है टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। और टाइम मैनेज करें कैसे, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। ये सब आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप एक्सक्यूजेज मत दीजिए। ठीक है, पढ़ने का, घूमने का, या जो भी है आपको टाइम खुद मैनेज करना पड़ेगा। प्लस जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो आपको एक टाइम पीरियड दिया गया है 3 घंटे का। तो ये जो 3 घंटे का टाइम पीरियड है, जब आप पढ़ेंगे, प्रॉपरली रिवाइज किए होंगे और अभ्यास प्रश्न पत्र पहले से ही लगाए होंगे, तो देखिएगा आपकी आदत पड़ जाएगी। ऐसा नहीं कि कभी बुक हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तब तक पिंटू आ गया, पिंटू के साथ घूम आए, फिर आए तो लगाए। ऐसा मत करिए। जब भी पेपर सॉल्व करिए तो 3 घंटा कॉन्टिन्यूसली चेयर पे बैठिए, क्योंकि पढ़ने से पहले का स्टेप होता है बैठना। कोई बच्चा 3 घंटा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ ले, इससे पहले उसे इस बात की आदत डालनी पड़ेगी कि 3 घंटा कॉन्सेंट्रेट होकर वो एक जगह बैठ जाए। पढ़ोगे तो बाद में। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है। तो टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान कब दे पाएंगे आप, जब पहले से ही। कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे, नहीं नहीं हम वहां कर लेंगे मैनेज। कैसे कर लोगे, शक्तिमान बन जाओगे। तो उसे अभी से हैबिट में लाना पड़ेगा। अभी से हैबिट में लाइए उसे कि मुझे टाइम मैनेज करना है, और 3 घंटे के अंदर ही जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनके जवाब मुझे देने हैं। तो इसके लिए मैं पहले से ही प्रैक्टिस कर लेता हूं। ठीक है, तो पहले से ही प्रैक्टिस का तरीका अगर अपनाएंगे तो डेफिनेटली आप टाइम मैनेजमेंट को भी सीख जाएंगे। फिर क्या है भैया, लिखावट। याद रहे कि आपकी कॉपी जब आपके एग्जामिनर के पास जाती है तो वो आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आप कैसे हैं। आपकी लिखावट आपके साल भर की मेहनत को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि कॉपी के सामने अपना अपने हालात समझाने के लिए होते हैं कि आप किस हालात से पढ़े हैं, किस हालात से गुजरे हैं। कॉपी बस उस समय आपके एग्जामिनर को आपका आईना दिखा रही होती है। इसलिए कॉपी में लिखने का तरीका, हम जैसे बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, खूब सही लिखा हो, खूब
काट दिया हो, पीट दिया हो, ऐसे नहीं करना। साफ सुथरी राइटिंग। और साफ सुथरी राइटिंग बनेगी कैसे? तो करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। तो ऐसा नहीं है कि किसी बोलता है कि मेरी राइटिंग ही खराब है, क्योंकि आपने सुधारने का प्रयास नहीं किया। क्योंकि अभ्यास करने से तो हम पत्थर पे भी निशान डाल देते हैं। तो आप प्रयास करिए, और अभी वो राइट टाइम है, अभी बहुत समय आपके पास, थोड़ा प्रयास करिएगा तो राइटिंग सुधर जाएगी। कैसे प्रयास करें? उसके लिए स्पेशली क ख ग घ लिखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जब आप मॉडल पेपर हॉल कर रहे होंगे तभी प्रयास करिए कि आप उसी गिवन टाइम में थोड़ा सा इंप्रूव करें। हमने बताया ना इंप्रूवमेंट का तरीका, कि अगर डेली 0.1% भी अपने आप में इंप्रूव करेंगे तो आप बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं आज से लेके कुछ दिनों बाद तक। तो ध्यान रखिए कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि आपका आईना बन के जा रही होती हो, आपका तस्वीर बन के एग्जामिनर के सामने बैठी होती है। तो जितना अच्छा लिखे होंगे, जितना सिंपल वे में लिखे होंगे, उतना ही बेहतर आपको रिफ्लेक्ट कर रहा होगा आपके एग्जामिनर के सामने। ठीक है? तो लिखावट पे विशेष ध्यान दें कि साफ सुथरी राइटिंग हो। फिर भैया सब्जेक्ट का महत्व। अब सब्जेक्ट का महत्व हम बता क्यों रहे? जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% पाने की बात है, तो हर विषय जो है 100% की भागीदारी रखता है। यानी अगर 5 सब्जेक्ट आपके होंगे तो हर विषय का कॉन्ट्रीब्यूशन 20% का है। अब होता है क्या है, कभी कभी हमारे मन में होता है कि मैं जेईई का स्टूडेंट हूँ, कभी कभी लगता है नहीं नहीं मुझे तो फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, तो हम लोग अपने सेलेक्टेड सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लाइक नीट का बच्चा है तो पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर जेईई का बच्चा है तो पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। और वो 2 सब्जेक्ट को समझता है कि चलो कभी कर लेंगे हम, अंग्रेजी और हिंदी। लेकिन आपको बोर्ड में अगर 95% पाना है और ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन अगर 20% है, तो आपको सब्जेक्ट का बैलेंस तो करना पड़ेगा। यानी आपको हिंदी या अंग्रेजी जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसको पढ़ना होगा और उसको बराबर का तवज्जो देना होगा। क्योंकि हम यही बातें इग्नोर करते हैं। हमें लगता है नहीं भैया हमें तो डॉक्टर बनना है अभी 6 महीने बाद, तो हम क्यों पढ़ें हिंदी, हम क्यों पढ़ें अंग्रेजी। नहीं भैया, वो आपका सब्जेक्ट है, वो आपको बराबर की हिस्सेदारी दिलाएगा आपके बोर्ड मार्क्स में। बोर्ड का जो भी परसेंटेज आएगा उसमें बराबर का हिस्सेदार है, इसलिए उसको इग्नोर ना करें, उसको भी पढ़ें। ठीक है? ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। ठीक है? चलिए फिर देखेंगे भैया और क्या करना है मुझे। और करना है लास्ट टाइम प्लानिंग। देखिए हमारे मेहनत से ज्यादा कहीं ना कहीं रोल होता है हमारे प्लानिंग का। एक बेहतर प्लान इंसान को सक्सेसफुल बना सकता है, और एक बेहतर प्लान ना हो तो इंसान चाहे जितनी मेहनत कर ले, हो सकता हो सफलता उससे दूर ही रह जाए। तो प्लानिंग का होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया हम प्लान कैसे करें, और हर इंसान की अपनी अलग प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे राजा लड़ने जाते थे, राजा महाराजा लड़ने जाते थे, तो पहले वो प्लान बनाते थे कि पहले मैं किससे लड़ाऊंगा, तोप से लड़ाऊंगा या पहले गुलछर्रे से लड़ाऊंगा, जो भी हो उनका अपना तरीका। सब राजाओं की अपनी अलग अलग कहानी होती थी, सबका अपना स्ट्रेंथ होता था। ऐसा नहीं कि मेरी प्लानिंग सेम आपकी हो सके, क्योंकि हम 2 अलग हैं। हमारा अपना तरीका है, हमारा सोने का अलग तरीका है, हमारे जगने का अलग तरीका है। तो ऐसा मत करिए कि दूसरे की प्लानिंग कॉपी करिए। आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस बात को इवेल्युएट आपसे बेहतर और कोई कर भी नहीं सकता। क्योंकि लास्ट टाइम प्लानिंग अगर आपके पास नहीं है, जैसे मान लीजिए बच्चा बहुत परेशान होता है कि सर इतनी मोटी किताब लास्ट टाइम में रिवाइज कैसे करें। भैया ये तो पहले सोचना था आपको पढ़ने से। तो हमने बताया ही था कि आपको नोट्स ही उन्हीं पॉइंट पे बनाना है जहां पे आपको परेशानी हो रही हो। आपको दूसरी किताब नहीं लिखना है नोट्स बनाते समय कि मैं दूसरी किताब लिख रहा हूं। अब जब छोटे छोटे या जिसमें फंस रहे हैं उसी टॉपिक्स का नोट बनाइएगा नोट्स बनाते समय, तो देखिएगा आपका बहुत छोटा सा कॉन्साइज पार्ट होगा जो आपको परेशान कर रहा होगा, और उसको आप इजिली रिवाइज करके एग्जामिनेशन में हाल में जा सकते हैं। इतना ही छोटा नोट्स होगा आपका। इसलिए डेली के डेली, पर डे, हफ्ता, महीना, इस तरह का टारगेट आप बनाएंगे तो देखेंगे आपकी प्रॉब्लम्स धीरे 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 कम होती चली जाएंगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखिए। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है 95% लाना, बस आपकी चाहत और थोड़ी सी प्लानिंग। जो भी बेसिक्स हैं उस पर आप काम करिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे एग्जामिनेशन है, मुझे एग्जामिनेशन में अपनी कॉपी मार्क्स दिलाएगी, तो कॉपी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तो सारे आंसर होने चाहिए, सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, और सही तरीके से लिखा होना चाहिए, सही भाषा में लिखा होना चाहिए, और सिंपल भाषा में लिखा होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर के सामने जब मैं ना हूं तब वो मुझे रिफ्लेक्ट करती है, मेरे बारे में बताती है, तो उसको उतना ही सजा के रखना भी होगा। ठीक है? उसे ऐसे मत लिखे जैसे कुछ लड़के लिखते धनिया जीरा ऐसे लिख देते हैं। ऐसे क्यों लिख रहे हो भाई, मार्क्स कम हो जाएंगे।
जो भी आप लिख रहे हो आपको रिफ्लेक्ट कर रही है, आपके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप ऐसे कैरेक्टर दिखाओगे धनिया जीरा, तो टीचर भी ऐसे दे देगा धनिया जीरा। आपको सिस्टमेटिक वे में लिखना होगा, तो आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना होगा। और अगर अभी से, ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि चलो एग्जाम आएगा तो मैं 1 दिन पहले 2 दिन पहले ये सब चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट कर दूंगा, तब आप डिप्रेशन में झेल रहे होंगे और भी यूट्यूब पे वीडियो खोज रहे होंगे। आपको डे 1 से, अभी से इस चीज़ को फॉलो करके देखिए, धीरे 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 आपको खुद ही इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। ठीक है, हमने बोला था शुरू में ही कि कंपटीशन हमें किसी और से नहीं, खुद से करना है। क्या कि मुझे अपने में पर डे कुछ ना कुछ क्या चाहिए, निखार चाहिए। अपने आप को इतना तराशिए डेली 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 बेसिस पे, देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा कि आप ही एकदम निखर के हीरा बन के निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।